हम कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास का पहला पार्ट। कौन सा काल कर रहे थे? आदिकाल। ठीक है, आदिकाल की कल पढ़ी थी हमने परिस्थितियां। आदिकाल की जो मुख्य परिस्थितियां थी उस पर चर्चा की थी। आज हम प्रवृत्तियां उसकी पढ़ेंगे। ठीक है, आदिकाल साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंट लाइन क्या बनती है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की चर्चा हुई। ठीक है, साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। बहुत सारे लिटरेचर होते हैं ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रासो, ये पुराने आदिकाल के टाइम के हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से साहित्य के बारे में बखान किया गया या पढ़ा गया, लिखा गया, तो कौन सा था? आदिकाल में रासो साहित्य। ठीक है, की चर्चा हुई, रचना हुई। इंपोर्टेंट लाइन साहित्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन देखो, पूछते हैं कि रासो साहित्य जब लिखा गया इसकी भाषा कौन सी थी? भाषा थी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश भाषा याद रखनी है। रासो साहित्य की रचना हुई आदिकाल में। नंबर 2, उसकी भाषा कौन सी थी? भाषा थी अपभ्रंश। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, इसकी प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव में क्या लिखेंगे कि जो भी ऐतिहासिक कोई भी वस्तुएं या कोई भी तथ्य थे वो ऐड नहीं किए गए। हालांकि शो किए लेकिन वो प्रॉपर रूप से सामने नहीं आए, इसीलिए कहा गया कि ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया। कैसे देखते हैं? रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ठीक है, जो रासो साहित्य लिखा गया आदिकाल में उसके जो नायक है ना, नायक समझते चरित्र नायक, जो उसकी निभा रहे, रोल अदा कर रहे हैं, है ना, रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो नायक है वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, यानी कि वो हाल ही की है। पहले वाले जो जिन पे चर्चा हुई थी सेम टू सेम वो नहीं है। सेकंड देखो, काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। जो भी काव्य ग्रंथ रासो साहित्य में काव्य ग्रंथ डाले गए हैं, जहां से चर्चा ली गई है, वहां पे ऐतिहासिकता को मुख्य ओहदा, मुख्य उस पे नहीं सोच विचार किया गया, इसीलिए कहा गया कि उसकी रक्षा नहीं की गई। थर्ड लाइन देखते हैं, इन ग्रंथों में तथ्य कम। जो ये ग्रंथ है काव्य ग्रंथ, जिस मतलब रासो साहित्य को लिखने में जो जो काव्य ग्रंथ हमने ऐड किए उनमें क्या है? एक तो तथ्य है, उनकी कमी है। इन ग्रंथों में तथ्य कम है, यानी कि जो रियलिटी के तथ्य हैं, जहां जहां ये चर्चा हुई थी वो तथ्य बहुत कम है, यानी कि प्रॉपर रूप से वो सभी को ऐड नहीं कर पाए। कल्पना अधिक है। आगे ना वही बात, कल्पना समझते हो ना, कल्पना सीधा हवा में उड़ा रहे मारना, सिर्फ एक सोच विचार, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। इसीलिए कहा गया इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना के आधार पर ग्रंथ की रचना की गई है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखो, इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे इतिहास से मेल नहीं खाते। ये भी वही बात होगी, जैसे जो भी ग्रंथ है काव्य ग्रंथ, इनके जो रचयिताएं समझते हो, लेखक है ना, रचना करने वाले यानी कि लेखक, राइटर। ओके, इन ग्रंथों के जो लेखक है, रचयिता है, उन्होंने जो भी वर्णन किए वह इतिहास से मेल नहीं खाते। यानी वही बात होगी कि कल्पना है, सिर्फ एक कल्पना, सोच विचार के वो लिख दिया, लेकिन वो इतिहास से मेल नहीं खाता कि एग्जैक्ट इतिहास में ऐसा हुआ था। ठीक है, ये तो थी ये प्रवृत्ति कि ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया आदिकाल में, है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, युद्ध वर्णन में सजीवता। अब देखो यहाँ पहली बात तो ये कि ये जो पॉइंट है आपको इन्हें ध्यान से याद कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये आदिकाल की प्रवृत्तियां देकर 4 पॉइंट बता देंगे और एक वहां पे रीतिकाल, मध्यकाल, किसी की भी एक प्रवृत्ति डाल देंगे। तो पूछेंगे इनमें से आदिकाल की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। अगर आपको ये याद होगा तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। अब नेक्स्ट देखो, युद्ध वर्णन में सजीवता। जहां जहां युद्ध वर्णन है ऐसा लगता है कि कभी आंखों देखा हाल सुना रहा है। ये लाइन अच्छी है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो जहाँ पे भी युद्ध वाली घटनाओं के बारे में बखान या पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि रियलिटी ऐसा हो रहा है, कभी आंखों देख देख के वही रिप्रेजेंट
यहाँ पे ऐसी घटना हुई थी। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के, उस टाइम पे जो कवि थे वो कौन से थे? चारण जाति के, ठीक है, चारण कवि कहलाते थे। चारण कवि कलम के ही नहीं, यानी कि हम रचयिता की बात कर रहे हैं, तो रचयिता एक राइटर होता है, यानी कि कलम से लिखने वाला। कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, मीन्स युद्ध वर्णन में सजीवता, यानी कि युद्ध में भी अगर जरूरत पड़ती थी, है ना, तो वो तलवार भी उठाकर युद्ध भी लड़ सकते थे। ऐसे थे ये जो चारण कवि थे, ठीक है, दोनों भूमिका को बहुत ही अहम तरीके से निभाते थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रामाणिकता में संदेह। ये बात, इसका मीन क्या हुआ कि जो भी वो ग्रंथ की प्रामाणिकता है, कहा गया ना, एक होता है अप्रमाणिक रचना, एक होता है अर्ध प्रमाणिक रचना और एक होता है प्रमाणिक। प्रमाणिक मीन होता है कि फुल, मतलब जो बिल्कुल सत्य के आधार पर लिखी गई रचना होती है, उसे कहते हैं प्रमाणिक। अप्रमाणिक किसे कहते हैं? जो जिसमें कुछ भी सत्य नहीं होता, ठीक है। अर्ध प्रमाणिक क्या होता है? जिसमें कुछ सत्य होता भी और कुछ सत्य नहीं भी होता। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्रामाणिकता में संदेह। देखो, आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है, ठीक है। ये कहते हैं कि जो आदिकाल के बहुत सारे रासो कवि हैं, इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी कि उस पर शक है। पृथ्वीराज रासो प्रमुख रचना है। देखो, आदिकाल की सबसे अगर फेमस रचना मानी जाए, पूछी जाए, तो आप कौन सी लिखोगे? पृथ्वीराज रासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। पृथ्वीराज रासो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है आदिकाल की, लेकिन इसे भी अप्रमाणिक रचना माना जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। फिर देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जाने माने इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक डेफिनेशन निकाली, लिखी कि इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह ही नहीं है, यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। जाली समझते हो, यानी कि कोई प्रामाणिक नहीं है, सत्य नहीं है, उसकी निंदा की गई है। सही शब्दों में कहूं तो उसकी निंदा की है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब यही बोल दिया कि ये रचना अप्रमाणिक है, इसके अलावा कुछ कहने को जगह नहीं बचती, ये वास्तव में ग्रंथ जाली है। नेक्स्ट लाइन देखो, खुमान रासो, एक और रचना आई आदिकाल की, खुमान रासो। एक और आई परमान रासो, ठीक है। ये दोनों की प्रामाणिकता में भी संदेह पाया जाता है, क्लियर। अब देखो, प्रामाणिकता में संदेह क्या था कि जो भी अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता वो संदिग्ध है, यानी कि संदेहजनक है। कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है, और ये डेफिनेशन याद करोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ कहने को जगह ही नहीं बचती, ये ग्रंथ वास्तव में जाली है। खुमान रासो व परमान रासो भी प्रामाणिक नहीं मानी जाने वाली रचनाएं है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल की प्रवृत्तियों में वीर रस पाया गया और एक श्रृंगार रस पाया गया। पहले तो ये बताओ, वीर रस आप जानते हो, नाम से क्लियर है, कोई युद्ध में, है ना, कोई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो तब कौन सा रस यूज किया जाता है? वीर रस। और श्रृंगार रस क्या होता है? कोई भी रूपवती स्त्री, है ना, या नायक उससे विवाह करने के लिए उत्तेजित होकर कोई युद्ध करता है, तो इस तरह श्रृंगार रस और वीर रस दोनों का तालमेल पाया जाता है। देखो, सभी रसों का प्रयोग हुआ है आदिकाल में, अगर पूछे तो हर एक रस का यूज हुआ है, लेकिन वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि एक तो युद्ध वर्णन में वीर रस की प्रधानता आई है। देखो, अगर वीर युद्ध करेंगे तो वो लड़ते लड़ते एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में वीरता को दर्शाएंगे, तो इसमें वीर रस आ गया। श्रृंगार रस मैंने बता ही दिया, क्योंकि युद्ध किसके लिए होते थे? सुंदर राजकुमारियों के लिए, तो इसलिए श्रृंगार रस भी आ गया। नेक्स्ट देखो, पांचवा पॉइंट, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब देखो, आश्रयदाता क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे राइटर या गायककार, है ना, कोई तबला वादक, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको राजाओं ने अपने ही महल में आश्रय दिया था। आश्रय समझ दो, यानी कि जगह दी थी, रखा था, क्योंकि वो अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ मनोरंजक कार्यक्रम पेश करते थे, तो उसमें ऐसे लोगों
लोगों की आवश्यकता पड़ती थी जिनसे कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके। तो देखो आश्रयदाताओं की प्रशंसा रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे। यहाँ पहले भी आ गया चारण कवि, जो रासो ग्रंथों के रचयिता थे, कवि थे, लेखक थे, उन्हें चारण कहा जाता था। लाइन नंबर 1। फिर देखो अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता। चरित्र नायक यानी जो रखा गया है नायक, चरित्र नायक की श्रेष्ठता व प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारों की प्रमुख विशेषता है। समझते हो अतिशयोक्ति का मीन पहले बताओ। अतिशयोक्ति का मीन होता है कोई भी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताना, बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना अतिशयोक्ति कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, चरित्र नायक की श्रेष्ठता, जहां पे इन जो मैंने बताया ना इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले या फिर राजा के महल में बहुत सारे व्यक्तियों को जगह दी जाती है, वो अपने नायक की श्रेष्ठता या श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। और प्रतिपक्षी राजा यानी कि उसके सामने जो प्रतिद्वंदी राजा खड़ा होता है उसकी हीनता यानी कि उसकी बुराई, उसको नीचा दिखाने की कोशिशों का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता, यानी कि बहुत ही हीनता की दृष्टि से बात को बढ़ा चढ़ाकर उसे नीचे गिराते हैं, ये उसकी प्रमुख विशेषता बताई जाती है। लास्ट लाइन देखो, पृथ्वीराज रासो व खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा पर रचनाएं हैं। यानी कि ये भी बात क्लियर हो गई कि कौन कौन सी रचनाओं में अपने राजा को श्रेष्ठ और प्रतिपक्षी द्वंद्वी को हीन दृष्टि का बताया गया, वो रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो। क्लियर? ओके, ये इसकी हाफ ही बताई है मैंने प्रवृत्तियां, इससे बाद वाली कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें रासो साहित्य आदिकाल में पाया गया भाषा पूछी तो अपभ्रंश। ठीक है, ऐतिहासिकता का अभाव था, युद्ध वर्णन में सजीवता थी, प्रामाणिकता में संदेह, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नेक्स्ट वाली जो प्रवृत्तियां हम कल वाले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।